बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हमने जो है वो बी ट्रीज की कॉस्ट के बारे में पढ़ना है। हमने इस सेम सीरीज का जो पार्ट है जिसमें हमने बी ट्रीज को स्टडी किया था कि वो क्या होते हैं, तो अब हम उसके ऊपर उसका जो एल्गोरिथमिक एनालिसिस करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि बी ट्रीज के थ्रू जो है वो हमें कितनी कॉस्ट जो है वो आयो के हिसाब से फेस करनी पड़ती है। बी ट्रीज जो है वो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ये देखा था कि उसके जो चिल्ड्रन हैं किसी भी पर्टिकुलर नोड के, उसके चाइल्ड नोड के पॉइंटर्स हैं वो D+1 से लेकर 2D+1 की रेंज तक जो है वो उसके चिल्ड्रन जो है वो जा सकते हैं, यानी इतनी नोड जो है वो एक नोड से चिल्ड्रन जो है वो निकल सकते हैं। इसको हम फैन आउट कहते हैं बेसिकली, कि फैन आउट जो है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर्स टू चाइल्ड नोड्स कमिंग आउट ऑफ ए नोड। तो अब ये जो फैन आउट है इसमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन D+1 से लेकर 2D+1 तक हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रेंज है, इसमें से कोई भी जो है वो नंबर पिक हो सकता है किसी भी नोड के नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए। तो इसको हम डायनामिक कहेंगे कि एक नोड के डायनामिक जो है ना फैन आउट हो सकता है। दो, लेकिन जब आपने ट्री की कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना होता है तो फिर हम डायनामिक टर्म्स को नहीं देखते, हम कांस्टेंट फैन आउट अज्यूम करते हैं। तो हम कह देंगे कि मे बी एवरेज जो है वो 10 चिल्ड्रन है हर नोड के। तो इस एवरेज फैन आउट के टर्म को यूज़ करते हुए जो है वो हम कॉस्ट का अंदाज़ा लगाएंगे। और वैसे भी हमें भी ये भी इस हाई फैन आउट से जो फ़ायदा है वो ये भी होता है कि जितना फैन आउट ज़्यादा है उतनी ट्री की जो डेप्थ है वो स्मॉल हो जाएगी। तो ट्री की जो हाइट है वो जितनी उसकी स्मॉल होगी उतना जल्दी ही आप जो है वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रीच कर सकेंगे। बी ट्रीज की कॉस्ट का अंदाज़ा लगाने के लिए हम एक मॉडल प्रपोज करेंगे। मॉडल से मतलब ये है कि हम कुछ जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन कर लेंगे। जैसे एफ है हमारा फैन आउट है और उसकी जो रेंज है वो D+1 से 2D+1 तक हो सकती है, लेकिन हम अपने कॉस्ट मॉडल के लिए इसको कांस्टेंट अज्यूम करेंगे और इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो एन है, हम एन हमारे वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस होंगे जिनको हम इंडेक्स करना चाहते हैं। और हमारे पास जो हमारा फिल फैक्टर है जिसकी डिस्कशन पास्ट पार्ट में भी हुई थी कि फिल फैक्टर हमारे पास क्या है, इट इज़ एक्चुअली द परसेंट ऑफ अवेलेबल स्लॉट्स इन बी ट्रीज दैट आर फिल्ड। तो जितना आपका ट्री जो है वो फिल हुआ होगा ये वो परसेंट आपको दे रहा होगा। सो लेट्स से कि फिल फैक्टर 2/3 है, इसका मतलब है कि 2/3 जो हर नोड का है वो एटलीस्ट फिल होना चाहिए। तो फिल फैक्टर का एक्चुअली में फैन आउट के साथ हमारे पास क्या रिलेशन बन रहा है, वो ये बन रहा है। जबकि अगर हमारा कैपिटल एफ जो है वो फिल फैक्टर है तो फिल फैक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू फैन आउट डिवाइडेड बाय 2D+1। 2D+1 क्या है, मैक्सिमम अवेलेबल स्लॉट्स हैं हमारे पास नोड की, और एफ जो है फैन आउट यानी इतना फिल्ड है। तो इतना ये जो रेशो है ये एक्चुअली में हमारे पास फिल फैक्टर परसेंटेज बता रहा है कि आपका जो नोड है वो अवेलेबल स्लॉट्स में से कितनी फिल्ड है। तो अब हम करना क्या चाहते हैं कि हमारे ट्री के अंदर हम जो बी ट्री है उसको इंडेक्स करने की कितनी जगह उसके पास होना चाहिए, n/f। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, और आपके पास फिल फैक्टर ये बता रहा है कि कितना ट्री फिल हो गया हुआ है। तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे हमने उसी की रिस्पेक्ट से जो है वो अपना स्लॉट्स जो है वो ट्री के अंदर अवेलेबल रखनी है। यानी कि ये ना हो कि आपने ट्री जो है वो छोटा बना लिया है, या आपको जितनी स्पेस चाहिए वो आपके पास कितने कितने पेजेस आपको मिनिमम चाहिए होंगे। सो n/f। तो अगर ये आप इसको थोड़ा सा मैथ करें तो अगर फिल फैक्टर इस टाइम पे ये है तो ये टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो n अगर लेट्स से आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो आपने इंडेक्स करने हैं वो 15 है, तो इस टाइम पे ये आपके पास जो आपका टोटल नंबर ऑफ रूम जो आपको चाहिए होगा वो 15 × 3 जो है वो हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आपके पास हो जाएगा 22.5। तो आपके पास इतना रूम जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो अब जो है फिल फैक्टर का मकसद क्या होता है, फिल फैक्टर का मकसद ये होता है कि आप अपने ट्री के अंदर जो है वो स्पेसेस छोड़ दें नोड्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये दो फिल हुए में हैं और ये दो जो पोर्शंस आपने एम्प्टी छोड़ दिया, तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि जब आप ट्री के अंदर इंसर्ट कर रहे होंगे तो ये जो स्लॉट्स हैं ये यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, आपको इमीडिएटली पता चलता है कि अच्छा ये इंसर्शन है, तो इस तरह से इस पॉइंट पे ये वाली नई वैल्यू ऐड हो सकती है। लेकिन लेट्स से कि अगर आपने ये वाली नोट्स, ये वाले जो इसकी कीज़ हैं ये भी फिल्ड है, तो अब क्या होगा,
अब जब नई की इंसर्ट करनी पड़ेगी तो मे बी आपको एक और नोड क्रिएट करनी पड़े, और नोड क्रिएट करके फिर इसकी कुछ वैल्यूज़ इधर भेजनी पड़े, और यहाँ पे जगह जो है वो फ्री करनी पड़े। तो इसकी कॉस्ट जो है इस सारे प्रोसेस की वो ज़्यादा हो जाती है। तो फिर हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं अपने ट्री के अंदर इस फिल फैक्टर की रिस्पेक्ट से, ताकि जो इंजर्शंस को हम कोप कर सकें। तो अब हाइट जो है वो बी ट्री की आपके पास कितनी होनी चाहिए, इसका अंदाज़ा हमें किस तरह से होगा। इसका अंदाज़ा आपको ये देख के होगा कि आप पहले ट्री ड्रॉ करें। सो लेट्स से कि अगर हमारे पास जो मेरा फैन आउट है वो 3 है, इसका मतलब है कि हर एक जो है वो नोड्स से 3 चिल्ड्रन के जो पॉइंटर्स हैं वो हमारे पास मौजूद है। तो लेट्स से ये अगर मेरी नोड है, तो इस नोड से 3 जो है वो चिल्ड्रन हमारे पास होंगे। और इसी तरह से हर जो नोड से आगे फॉरवर्ड जो है वो 3 पर्टिकुलर जो है वो हर एक नोड के जो है चिल्ड्रन होंगे, एंड सो ऑन। इस जब तब तक के ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि आपके पास इवेंचुअली लीफ नोड्स नहीं आ जाते। अब अगर ये डायग्राम जो है वो हमें इसका अंदाज़ा है, तो हम इससे इसकी हाइट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइट हमारे पास 1 है, तो हमारे ये वाला स्टेट है कि जब एज आपका 1 होता है, हम यहाँ पे अपनी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करें, हम हाइट को 0 से नहीं स्टार्ट करें। तो अगर एज जो है वो हमारा 1 है, तो इसका मतलब है कि बस हमारे पास रूट नोड है। और अगर रूट नोड मौजूद है तो हमारे पास कितना रूम है अपने जो पेजेस को इंडेक्स करने का, वो हमारे पास एफ पेजेस को इंडेक्स करने का रूम मौजूद है। क्यों? क्योंकि अगर एक नोड है तो इससे 3 चाइल्ड पॉइंटर्स जो है वो निकल सकते हैं। क्यों 3 निकल सकते हैं? क्योंकि अभी हमने एज्यूम किया है कि हमारा जो डायनामिक फैक्टर एफ है उसको करंटली टेम्परेरी तौर पे हमने इसको कांस्टेंट 3 के तौर पे एज्यूम कर लिया कि एवरेज जो है वो 3 चिल्ड्रन है। तो हमने कह दिया कि जी 3 फैन आउट है। तो एक जब रूट नोड होगी तो हमारे पास हमें 3 इंडेक्स जो है ना पेजेस, हम 3 पेजेस को जो है वो हम इंडेक्स कर सकते हैं। हमारे पास इतनी जगह हमारी ट्री में मौजूद होगी। अब अगर हाइट हमारी 2 होती है तो उस केस में अब हमारे पास कितना रूम हो जाएगा। अब 2 हाइट के केस में हमारे पास ये 2 लेवल्स आ जाएंगे। तो जब ये 2 लेवल्स आ जाएंगे तो हाइट 2 में हमारे पास अब नोट्स तो हमारे पास एफ आ गई हैं, यानी कि 3 नोट्स हमारे पास आ गई हैं। लेकिन अब हम कितना मजीद हमारे पास जगह है पेजेस को इंडेक्स करने की, वो एफ स्क्वायर है। एफ स्क्वायर किस तरह से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो 3 नोड्स अगर हमारे पास हों, तो हर नोड से जब 3 चिल्ड्रन निकलेंगे तो आप ये काउंट करें कि हमारे पास ये 9 बनती है नोड्स। तो 3 का स्क्वायर है वो, एक्चुअली में 3 का स्क्वायर 9 नोड्स को हमारे पास जो है वो जगह हो जाती है इंडेक्स करने की। और हमारे पास जो हमारी जो नोड है, जो अगर यहीं पे हमारा स्टेटस ख़त्म हो जाता है, लेट्स से 2 ही लेवल्स रहते हैं, तो हमारे पास जो हमारे लीफ नोड्स हैं वो टोटल एफ होंगे। और जो कैपेसिटी होगी पेजेस को इंडेक्स करने की, वो हमारे पास एफ स्क्वायर की जो है वो कैपेसिटी मौजूद होगी। अब अगर हाइट 3 की बात करें सिमिलरली, तो जब आप फर्दर आगे इस ट्री को मज़ीद एक्सपैंड करेंगे और हर एक से उसके चिल्ड्रन जो हैं वो बनेंगे 3 तो ये जो टोटल इस लेवल पे जब आप काउंट करेंगे रूम जो है इंडेक्स करने का, तो वो एफ क्यूब बनेगा। यानी कि ये टोटल 27 जो है वो हमारे पास नोड्स जो है वो 27 इंडेक्स पेजेस की जो है वो हमारे पास जगह हो जाएगी। और जो हमारे लीफ नोड्स हैं वो कितने हो जाएंगे? वो एफ स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप इसको एक्सपैंड करते जाए तो हम फॉर्मूला को ज़रा जनरलाइज कर सकते हैं कि जो हमारी हाइट है वो एक्चुअली में जिस तरह से चेंज होती है, तो हमारे पास जो पेजेस को इंडेक्स करने की कैपेसिटी है, जितनी हाइट होगी वो फैन आउट रेस टू द पावर एच होगी। और हमारे लीफ नोड्स कितने होंगे? वो एफ रेस टू द पावर हाइट माइनस 1 होंगे। तो अब ये है कि डी कितना लार्ज और हाइट कितनी हो सकती है हमारे पास, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो लेट्स सपोज हमारी जो की है हमारे पास कोई भी नोड है, ये अगर हम एग्जांपल बना ले, लेट्स से इसमें हमारे पास K1 की और K2 है, और हमारे पास जो इससे चाइल्ड पॉइंटर्स जो है वो निकल रहे हैं, उसमें से एक पॉइंटर का साइज 8 बाइट्स है और एक की का जो साइज है वो 4 बाइट्स है।
ठीक है। तो अब हम साइज के हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि रिकॉर्ड साइज इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर दिस कैलकुलेशंस, क्योंकि एक रिकॉर्ड आपका कई मतलब उसका साइज का भी हो सकता है, मतलब MBs में भी आपका पता है कि आपका एक जो रिकॉर्ड है उसका कंप्लीट डाटा अगर आप प्लेस करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो अब अगर ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो हर नोड है वो एक सिंगल ब्लॉक या पेज के ऊपर, और अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारा जो एक पेज साइज है वो 64 KB है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक कंप्लीट नोड है वो एक पेज के ऊपर पूरी आ जाए या एक ब्लॉक के ऊपर पूरी आ जाए। तो हमने अभी एज्यूम कर लिया कि ये 64 KB है, तो हमारी नोड इस साइज से बड़ी नहीं होना चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो मैक्सिमम फैन आउट है, अगर कोई भी नोड अपने मैक्सिमम फैन आउट यानी 2D+1 के ऊपर भी पहुंच जाती है, तो उसका जो साइज है वो 64 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी सारी कीज और चाइल्ड पॉइंटर्स का डाटा को मिला के भी इतना इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि अगर हमारे पास जो हमारी कीज हैं वो 2D होती हैं लेट्स से, तो 2D कीज हैं, तो जितनी कीज हैं और हर एक की अगर 4 बाइट्स की है तो ये 2D क्रॉस 4 हो जाएगा, प्लस 2D+1 क्रॉस 8, यानी कि आपके जो जितने पॉइंटर साइज हैं जो चाइल्ड नोड्स हैं वो हमें पता है वो 2D+1 हो सकते हैं, और हर एक पॉइंटर अगर 8 बाइट्स लेता है तो इस पूरे का जो साइज है इट शुड बी लेस देन 64K। ठीक है, क्योंकि हमने कह दिया कि जो एक नोड का साइज है वो उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो फिर आपको ये पता चलेगा कि जो आपका डी का जो फैक्टर है वो रफली 2730 बनता है, कि यानी कि आपके पास जो टोटल जो डी है आपकी जो डिग्री बन रही है वो 2730 बन रही है। अब इस अगर आपको डी आपका पता चल जाता है तो फिर उसकी रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, हमने अपने हाइट भी जो है वो ट्री की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बी ट्री दैट इंडेक्सेस 2⁻40 पेजेस, यानी अगर आपको ये पता चल जाए कि इतने पेजेस को हमने इंडेक्स करना है, यानी लेट्स से कि रिकॉर्ड्स इतने हैं हमारे पास, तो उसको इंडेक्स करने के लिए आपके जो बी ट्री की वो हाइट आपको कितनी चाहिए होगी। तो बी ट्री की हाइट हमें पता है कि जो हमारा फैन आउट है, लेट्स से अगर हम वर्स्ट फैन आउट की डिस्कशन करें तो वो 2D+1 है, अगर ये हमारा एफ है, और एफ को अगर हम हाइट की पावर पे रेज करें तो ये जो टर्म है हमारे पास 2⁻40 होना चाहिए, ऐसे ही है ना, क्योंकि 2⁻40 हमारे पास वो पेजेस हैं जो कि हमें इंडेक्स करने हैं। तो जब हम 2D+1 में इसमें डी प्लेस करेंगे और थोड़े से मैथ के बाद हमें ये अंदाज़ा होगा कि मतलब 2⁻40 एक अमाउंट है, इतने पेजेस को इंडेक्स करने के लिए सिर्फ हमें जो हमारा बी ट्री है वो 4 की हाइट की उसकी ज़रूरत है बस, यानी इतना जो आपकी जो उसका हाइट है वो इतनी कम बनेगी और चिल्ड्रन जो है वो हर लेवल पे ज़्यादा बनेंगे। तो अब जो पास्ट एग्जांपल में हमारा जो चिल्ड्रन का जो साइज था जो डी था वो हमारे पास बहुत बड़ा था, 2730 था शायद। तो अब ये बहुत ज़्यादा मतलब एक मतलब अमाउंट है, तो हम अब ये देखेंगे कि अगर हमारा डी छोटा हो जाता है तो उस केस में फिर क्या होगा, किस तरह से हमारा ट्री जो है वो ग्रो करता है। तो हम कहते हैं कि लेट्स से हमारा डी जो है वो 100 है, तो 2D+1 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 201 जो है वो चाइल्ड पॉइंटर्स हो सकते हैं हमारे पास किसी नोड के, और फिर फैक्टर हमारे पास 66% है, यानी 66% जो है वो हमारे पास फिल होना चाहिए तकरीबन हर नोड का, तो बाकी जो स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल रहेंगी। तो हम हमारा जो एवरेज फैन आउट है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 133 होगा। वो 133 क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले बताया था कि हमारा फैन आउट का जो रिलेशन है वो फिल फैक्टर से क्या था, वो था कि 2D+1 क्रॉस एफ इज इक्वल टू फैन आउट, एवरेज फैन आउट हमारी ये बन रही थी। तो फिल फैक्टर अगर 66% है, इसमें आप डी की वैल्यू प्लेस करें तो ये बन जाएगा 201 क्रॉस 66 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू एफ, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 133। तो हमारी अजम्पशन ये है
कि हमारी हर नोड से जो है वो 133 चाइल्ड पॉइंटर्स ऑन एन एवरेज जो है वो मौजूद होंगे। अब जो कैपेसिटी है वो इस हिसाब से किस तरह से ग्रो करेगी कि अगर हाइट 4 है तो फिर हमारे पास जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं वो कितनी होगी 133 रेज टू पावर 4, क्योंकि हमें पता है कि हाइट 4 हो तो जो फैन आउट रेज टू दी पावर हाइट हमारी कैपेसिटी होती है। इसी तरह से अगर हाइट 3 होगी तो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो इतने होंगे। तो आप रिकॉर्ड्स की जो अमाउंट देखें कि ये रफली आपके पास 31 करोड़ 29 लाख 700 रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इनके सिर्फ 4 की हाइट पे हमारे पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो ट्री के अंदर आ जाती है। सिमिलरली हाइट 3 के केस में हमारे पास 23,52,637 जो है वो रिकॉर्ड्स उनकी कैपेसिटी अवेलेबल होगी। तो अब अगर यहाँ पे हम जो उनके साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बात करें तो जो आपका बफर पूल है उसके अंदर जो लेवल 1 के ऊपर अगर लेट्स से जो एक पेज है यानी कि आपकी एक नोट है अगर वो 64 केबी के ऊपर मौजूद है तो लेवल 2 के ऊपर आपके पास 133 पेजेस यूज हो रहे होंगे। तो जो आपकी अमाउंट है वो 8.5 MB जो है वो यूज हो रही होगी। अगर आप ये मैथ कर लें कि एक पेज अगर रफली 64 केबी का है तो 133 पेजेस रफली 8.5 MB जो है वो आपके यूज कर रहे होंगे आपके बफर पूल के जो उसमें जितनी अवेलेबल मेमोरी है उसके साथ। और लेवल 3 के ऊपर अगर हम जब 133 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास 17,689 पेजेस होंगे और वो रफली आपकी 1.13 जीबीज ऑफ जो डाटा है आपकी मेमोरी है वो यूज कर रहे होंगे। तो अब यानी कि 1.13 जीबी तक आपका जो लेवल है वो आपकी रैम में जितने आपके पास अवेलेबल बफर्स हैं, और अमूमन आपको पता है हमारी रैम 1 GB कोई भी एक प्रोसेस होती है वो इतना तो आराम से यूज कर ही सकती है। तो जो टॉप लेवल्स ऑफ ट्री जो है वो अमूमन क्या होते हैं हमारे बफर पूल में सेट करते हैं, जिसकी डिस्कशन हमारे पास सेकंड स्लाइड में भी मौजूद थी कि हम बी ट्रीज का कुछ पोर्शन जो है वो अपने रैम में रख लेते हैं ताकि हमारी जो सर्चिंग है वो मज़ीद फास्ट हो जाए, कि ये ना हो कि हमें लेवल्स के जो पेजेस हैं वो भी हमें हार्ड डिस्क से पिक करने पड़ जाए। तो टिपिकली ओनली पे फॉर वन आयो। तो अगर जो आमतौर पे यही होता है कि जितने लेवल्स आपके बी ट्री में हैं, क्योंकि हाइट इतनी ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है आमतौर पे, तो ज़्यादातर आपके पास फाइनल जो आपका पेज लोड करने की जो आयो है वो आपको कॉस्ट पड़ी होती है। तो अब अगर हम सर्च कॉस्ट फॉर बी ट्री अगर देखें कि रैम के ऊपर और ट्री के ऊपर डिस्क के ऊपर किस तरह से है, तो अगर एक ये जो हमारे पास टॉप जो लेवल्स है इनिशियल लेवल्स हैं वो हमने लेट्स सपोज अपने रैम के अंदर रख लिए हुए हैं, और जो हमारे रेस्ट ऑफ द लेवल्स हैं जो हमारे पेजेस जो रह जाते हैं जो बच जाते हैं, या मे बी जो हमारी फाइनल जो लीफ नोड्स हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं हम अपने डिस्क में प्लेस कर देते हैं। तो अब कॉस्ट किस तरह से चेंज होगी। अब अगर हम ये देखें कि अगर हमने अपने फर्स्ट एलबी लेवल्स को रैम में रख लिया और हमारे पास बफर साइज बी है, तो हमारे पास जो हमारा फैन आउट है वो चूंकि हर लेवल पे ग्रो करता है, तो अगर तो उसका साइज भी इसी हिसाब से पेज का होगा। अगर एक पेज एक नोड है और फिर फैन आउट नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास जो उसमें से निकलने वाले चाइल्ड पॉइंटर्स एफ हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास एफ नोड्स होंगी, उससे नेक्स्ट पॉइंट पे एफ स्क्वायर नोड्स होंगी, और ये जितने लेवल्स हमारे पास रैम में अवेलेबल हैं उन सब की जो टोटल समेशन है इट शुड बी इन नंबर ऑफ पेजेस जो है वो बी से लेस होने चाहिए। समझ रहे हैं, क्योंकि जितने ये काउंट मैं आपको यहाँ पे इस टाइम पे बता रही हूँ ये पेजेस का सम हो रहा है, तो बफर भी पेजेस है, तो हर एक नोट का जो एक पेज साइज है वो बफर साइज के इक्वल होगा। तो इनका जो टोटल सम है इट शुड बी लेस देन बी। तो अब एल्गोरिदम कुछ किस तरह से हमारे पास चलेगा, अगर इस तरह से डाटा डिवाइडेड है अमंग डिस्क एंड रैम, तो हम क्या करेंगे कि एक पेज पर लेवल रीड कर रहे होंगे। ये आपको भी पता है कि अगर हमने फर्स्ट नोड को पिक किया तो फिर हमने डायरेक्शन नेक्स्ट नोड के ऊपर चली गई है, तो हम हर एक लेवल के ऊपर एक एक पेज जो है वो रीड कर रहे होंगे। तो पेजेस इन रैम आर फ्री। अब जब जब पेज आपने रीड कर लिया तो फिर वो पेज वैसे ही वो फ्री भी हो गया। आप इवेंचुअली फिर नीचे जाते जाएंगे और आपके पास जो लास्ट पेज आपका बचेगा वो किसका, वो रिकॉर्ड का पेज आपने रीड करना है, और वो में भी आपके पास क्या होगा, वो डिस्क में पड़ा होगा। तो अगर हम आयो कॉस्ट की बात करें तो जो हमारी आयो कॉस्ट है वो हमारा जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो एफ है, और हमने टोटल जो हमारे पास पेजेस इंडेक्स करने हैं वो हमने देखा था कि वो n/f है। तो हमारे पास जो आयो कॉस्ट है वो
log f n ओवर f हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सर्चिंग की कॉस्ट भी है, माइनस एल बी। एल बी हमारे पास क्या है कि जितने आपके पेजेस रैम में है उसको सर्चिंग की कॉस्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसमें से +1 ऐड हो जाएगा, जो आपका लास्ट पेज है जो आपने एंड पे इंडेक्स के ऊपर रीड करना है, ये वो हो जाएगा। तो और जो बी है वो बड़ा होना चाहिए इन सब के टोटल सम से, तो ये आपकी कॉस्ट जो है वो हो जाएगी। तो अब जो कॉस्ट मॉडल है वो उसको थोड़ा सा मैं एक दफा पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इफ वी हैव बी अवेलेबल बफर्स, तो हमारे पास जो है वो एल बी लेवल्स ऑफ बी ट्री मेमोरी के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है, ये लेवल्स की बात हो रही है। अब जो एल बी है वो क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ लेवल्स सच दैट सम ऑफ ऑल लेवल नोड्स फिट्स इन द बफर। तो जितने एल बी ये वो लेवल्स हैं जो कि आपके रैम के बफर्स के अंदर फिट आ रहे हैं, और ये किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये एल बी -1 है, यानी कि आपके टोटल जो लेवल्स हैं वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो अब क्या हमारे पास है, जो ये फैक्टर है ये हमारे पास हमारे बी ट्री की हाइट है जो हमने पहले देखी है, और फिर हमारे पास जो एल बी है इट इज हाइट ऑफ बी ट्री ऑलरेडी इन मेमोरी। क्योंकि हम आयो कॉस्ट का अंदाजा लगा रहे हैं, तो फिर हमने आयो कॉस्ट जो है वो जो चीज पहले से रैम में पड़ी हुई है हमें वो काउंट नहीं करनी, तो वो हमने इसमें से माइनस कर लिया जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया। और वो जो एक कॉस्ट है आपकी वो क्या है, वो है जो कि आपने एंड पे फाइनली पेज रीड करना है। तो हमें क्या है कि हर पर जो हमें जो कॉस्ट आ रही है वो ये है कि हमें हर दफा एक पेज रीड करना पड़ा है हर लेवल के ऊपर, और जो लेवल्स हैं जो कि हमारे पास जो है वो बफर में फिट बैठते हैं वो फ्री हैं, यानी कि जो रैम के अंदर हमारे पास कॉस्ट है वो बिल्कुल फ्री है। और जब हम फाइनली अपने एक्चुअल रिकॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे पास जो एक रिकॉर्ड उसमें ऐड हो जाता है जो आपने वहां से पिक करना होता है। तो अगर हम रेंज क्यूरी की भी बात करें, आपके पास ऐसी क्यूरी आ जाती है कि आपने लेट्स से कहना है कि 30 से 80 के दरमियान की जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपको चाहिए, या 30 और 80 इंक्लूसिव है, या इनको हम रेंज क्यूरीज कहेंगे। तो अब रेंज क्यूरीज के केस में हमारे पास हमारी आयो कॉस्ट है वो सेम वही होगी, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा। पहली चीज तो ये कि ठीक है, आपको टोटल हाइट आपकी ट्री की कितनी जो है वो रिक्वायर्ड है जहाँ से आपने सर्च करनी है, और उसमें से हम उतने निकाल देंगे जो रैम में, क्योंकि रैम ने जो चीज पड़ी हुई है उसकी कोई आयो कॉस्ट नहीं होगी हमें। तो इतना फैक्टर तो हमारे पास सेम है। जब आप फाइनली अपने रिकॉर्ड पे पहुंच जाते हैं, लेट्स से 30 तक पहुंच जाते हैं, अब ये 30 लेट्स से आपके पास डिस्क में पड़ा हुआ है, तो अब इस 30 के बाद जो आगे जितने भी आपके, क्योंकि ये आपस में सिक्वेंशियल सर्च के करवाने के लिए कनेक्टेड होते हैं जो हमने बी ट्री में देखा है, तो ये 30 से लेके फॉरवर्ड आगे जो 80 तक या कोई भी XYZ वैल्यू तक जो पेजेस पिक करेंगे या रीड करेंगे, तो जो इसकी कॉस्ट है उसको हम कॉस्ट आउट करेंगे, कॉस्ट आउट कहेंगे। तो द आयो कॉस्ट इज दैट ऑफ लोडिंग एडिशनल लीफ नोड्स, क्योंकि एडिशनल लीफ नोड्स हमारे पास वही है जो हमें अब एक नहीं, क्योंकि हमें एक्सेस करना, हमें एक से ज्यादा एक्सेस करने हैं और हमने आगे फॉरवर्ड जाते जाना है, प्लस द आयो कॉस्ट ऑफ लोडिंग ईच पेज ऑफ द रिजल्ट्स, और इस उस पूरे फैक्टर को हम कॉस्ट आउट किससे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो नीचे अब आपके पास पता है ये गिवन ये बात जो है वो मौजूद होनी चाहिए फॉर एवरी, मतलब हमारा जो कॉस्ट मॉडल है उसमें ये हमारी एजम्पशन मौजूद है कि हमारे जो कुछ लेवल्स हैं और उनका जो पेज साइज और वो बफर साइज के साथ वो उसमें रिजाइड कर सकते हैं, जितने लेवल्स हमने कह दिए हैं कि रैम में लोड करें पड़े हुए हैं। तो अब जो इंजर्शन है वो मैंने डिस्कस नहीं की हुई आपके साथ, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी डिटेल अवेलेबल है इंटरनेट पे भी, लेकिन अगर आप चाहें भी कि इंजर्शन डिस्कस करनी है कि ट्री में कैसे इंजर्ट होता है तो वो मैं करवा सकती हूँ। लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाते कि ठीक है ट्री ब्रेक कैसे होता है, नोड कैसे ब्रेक होके 2 में स्प्लिट होगी और फिर डाटा किस में जाएगा, और चाइल्ड पॉइंटर्स किस तरह से इंक्रीज करेंगे, ये सारी वो चीज़ें हैं जब कोई नई एंट्री करनी होती है तब आती है। लेकिन ये कि हमें इतना जो बी ट्रीज का इतना जो एल्गोरिदम है इंसर्शन का, वो उसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि हम इंसर्ट करते हुए भी अपने ट्री को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। तो हम ये नहीं करते कि जी एक साइड पे ज्यादा आ गए हैं और दूसरी साइड पे चाइल्ड चिल्ड्रन जो है वो कम है। तो हमारी जो ट्री की जो हाइट है वो आफ्टर इवन इंसर्शन और डिलीशन दोनों केस में वो क्या होती है, वो बैलेंस रहती है आफ्टर एवरी इंसर्ट। और जो हमारे पास कॉस्ट का जो लेवल होता है वो भी एग्जैक्टली सेम ही रहता है, क्योंकि हम चूंकि कोशिश यही करते हैं कि हमारी हाइट वेरी नहीं करती और हमने अपना फैन आउट
में और हमारे फिल फैक्टर से इतनी हमने उसमें गुंजाइश दी होती है कि वो इफेक्ट नहीं होता। तो इसके अलावा जो इंसर्ट करने की जो हमारे पास कॉस्ट है वो भी जैसे मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो भी हमें इतनी नहीं होती। नो मतलब वो भी ये समझे कि आपको लॉग के स्केल में ही आ रही होती है, क्योंकि आपने किस नोड पे इंसर्ट करनी है वो पहले आप सर्च करेंगे उस ट्री में। तो ट्री भी चूंकि लॉगरिथमिक स्केल पे सर्चिंग होगी तो वो सर्च होगी, उसके बाद वही नोड ब्रेक या स्प्लिट होगी और आपको आपके ट्री में सिंपल इंसर्शन जो है वो हो जाएगी। तो B trees are also relatively faster for single insertions. However, अगर बहुत ज़्यादा आप इंजर्शन कर रहे हैं तो फिर मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आपने फिल फैक्टर लगा दिया है कि जी एक नोड है, लेट्स से अगर उसमें 5 की गुंजाइश थी तो उसमें 3 से ज़्यादा आप मतलब उसको नहीं करना, तो फिर आप ज़्यादा नोड्स को ब्रेक करना शुरू कर देंगे। यानी अगर आपके पास लिमिट है कि ठीक है गुंजाइश थी भी और आप उसमें इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन आपकी जो है वो गुंजाइश में फिल फैक्टर की जो स्लैक आपने लगाई हुई थी कि गुंजाइश छोड़नी है हर नोड में, तो आपको फिर भी उस नोड को स्प्लिट करना पड़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंजर्शंस के केस में जो है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा इंजर्शंस हो रही हैं तो ज्यादा दफा नोड्स को ब्रेक करना पड़ जाएगा। तो हमने बी ट्री की बेसिक्स भी देख ली हैं, हमने उसका जो कॉस्ट मॉडल भी देख लिया है, उसकी कॉस्ट भी देख लिया है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो क्लस्टर्ड इंडेक्सेस हैं वो हम किस तरह से बी ट्री से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर्ड और अनक्लस्टर्ड इंडेक्स का जो बी ट्री है वो मौजूद है। क्लस्टर्ड इंडेक्स हम देख चुके हैं कि उसमें सॉर्टेड डाटा होता है, जैसे यहाँ पे गिवन भी है 30 आपकी रूट नोड है, उसके बाद आपके चाइल्ड 2 हैं और जो चाइल्ड नोड के बाद आपके फर्दर आगे जो डाटा रिकॉर्ड्स हैं वो ये मौजूद है। तो ये सारे क्या है डाटा रिकॉर्ड्स सॉर्टेड है 19, 22, 27, 28, 30, ये सारे इन सीक्वेंस पड़े हुए हैं। अनक्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या होगा कि ये जो आपके रिकॉर्ड्स हैं ये क्या होंगे, ये सीक्वेंस में नहीं पड़े होंगे, ये सॉर्टेड नहीं होंगे। तो ये एक मेन डिफरेंस है क्लस्टर्ड और अनक्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर। So an index is clustered if the underlying data is ordered in the same way as the index's data entries। यानी अगर वो सेम ऑर्डर के ऊपर पड़े हुए हैं डाटा रिकॉर्ड, जैसे पीछे आपने देखा, तो उनको हम क्लस्टर्ड इंडेक्स कहेंगे। तो अब इसमें डिफरेंस क्या होगा कि ठीक है जी, सीक्वेंशियल डिस्क क्लॉक्स की जो आयो है वो फास्टर है बनिस्बत रैंडम आयो के। ये वही सेम बात है कि अगर आपके पास अरे कंटिन्यूस मैनर में पड़ी हुई है, तो अगर आपको सिर्फ अगर अरे का जो नाम है, जब हम सी या उसमें कहते हैं लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में बात करें, तो हम कहते हैं कि उसका जो नाम है वो उसकी पहली लोकेशन का पॉइंटर होता है। तो अगर आपको पहली लोकेशन का पॉइंटर पता चल जाता है तो आपको ये पता है कि जिसका नेक्स्ट इमीडिएट एलिमेंट है वो उससे अगली लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आपके पास क्या है, सर्चिंग फास्टर है बनिस्बत ये कि ये हो कि ये जो 2 और ये 3 है, 2 आपके पास जो है वो यहाँ पड़ा हो, 3 इधर पड़ा हो जिसका थर्ड एलिमेंट है, और फोर्थ एलिमेंट उसका कहीं और पड़ा हो। तो रैंडम आयो जो है उसकी निस्बत सिक्वेंशियल आयो जो है वो फास्टर होती है, क्योंकि वो चीजें सीक्वेंस में पड़ी होती है, तो आपको इतना जो सीक करने की टेंशन जो आपकी कम हो जाती है। अब जो एग्जैक्ट सर्चिंग के केस में आमतौर पे कोई खास डिफरेंस नहीं आता कि अगर आपने एक सिंपल वैल्यू सर्च करनी है तो आपने क्लस्टर्ड इंडेक्स के केस में भी इमीडिएट नीचे डाटा रिकॉर्ड के ऊपर जाना है, और आपने नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के केस में भी एक रिकॉर्ड के ऊपर जाना है। लेकिन जब आपकी रेंज क्यूरीज की बात आती है तो यहाँ पे डिफरेंस अच्छी तरह समझ आना शुरू हो जाता है क्लस्टर्ड और अनक्लस्टर्ड में, क्योंकि क्लस्टर्ड में चीजें सीक्वेंस में पड़ी होंगी, तो रेंज क्यूरीज में आपको जो है वो इमीडिएट सीक्वेंशियल सर्च के तौर पे आपको आयो मिल जाएंगी। जबकि आपके जो अनक्लस्टर्ड इंडेक्स में आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि आपका हर एलिमेंट जो है वो रैंडम आयो के साथ अब आपको पिक करना पड़ जाएगा। तो जैसे गिवन भी है यहाँ पे कि क्लस्टर्ड इंडेक्स के केस में आपके पास एक रैंडम आयो की कॉस्ट होगी नॉर्मली, जैसे नॉन क्लस्टर्ड में भी पड़ती है। तो और साथ क्या होंगे 8 सिक्वेंशियल आयोस जो आपकी पहले से लेकर आखिरी एलिमेंट आर एलिमेंट्स तक आप सर्च करे होंगे। और जब आप अनक्लस्टर्ड की बात करेंगे तो आपको आर रैंडम आयोस जो है उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही होगी। तो अब अगर रफली आप अंदाजा ये लगाएं कि एक रैंडम आयो अगर हमारे पास 10 मिली सेकेंड लेती है, तो फिर और हमारे पास जो हमारे आर हैं वो लेट्स सपोज 1 लाख रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, तो
एक रैंडम आयो की जो कॉस्ट आपको जो क्लस्टर्ड इंडेक्स के केस में 10 मिली सेकेंड होगी, जबकि आपके पास आर रैंडम आयोस की जब बात करें नॉन अनक्लस्टर्ड इंडेक्स के केस में, तो अगर आप ये मैथ करें कि 10 मिली सेकेंड और हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, वो हमारे पास 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर आप ये 10 रेज़ टू पावर -3 है, तो ये फैक्टर 10 रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, और हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। अब ये जो 1000 सेकंड्स हैं, हम अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें, और हम अगर इसको फिर मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 100, ये 3, और ये 100 से डिवाइड किया, ये 50, और 50 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 इधर कैरी गया, और 3, 6 था 18, और फिर 20, और ये 6, 7, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी विच विल बी रफली 17 मिनट्स। तो इसका मतलब ये है कि जब आप आर रैंडम यूज करेंगे अनक्लस्टर्ड इंडेक्स के केस में, तो आपके पास रेंज क्यूरी का जो आंसर है आर वैल्यूज के ऊपर वो 17 मिनट्स में आ रहा होगा, जबकि क्लस्टर्ड इंडेक्स के केस में वो आपको सिंपल 10 मिली सेकेंड के अंदर जो है वो आ रहा होगा, गिवन कि हमने सीक्वेंशियल सर्च को बिल्कुल ही, उसकी जो टाइम है उसको हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। समरी ये है कि हमने अपने आईओ अवेयर एल्गोरिदम्स देखे हैं अभी तक, हमने उनमें कुछ ऑप्टिमाइजेशंस की थी, और उन ऑप्टिमाइजेशन से हमने जो सर्चिंग कैपेसिटी अपनी, सर्चिंग कैपेसिटी नहीं, सर्चिंग की जो कॉस्ट है उसको इम्प्रूव किया था। फिर हमने ये देखा था कि इंडेक्सेस जो है वो टेबल्स पे लगाने से किस तरह से हमारी एग्जैक्ट सर्चिंग, रेंज सर्चिंग और इंजर्शन जो है वो फास्ट हो सकती हैं। हम फिर बी ट्रीज की तरफ आए थे, और फिर हमने बी ट्रीज से एग्जैक्ट और रेंज सर्चिंग करके देखी थी, और ये देखा था कि हाई फैन आउट से जो है वो इम्प्रूव हो जाती है आपकी सर्च कॉस्ट, क्योंकि आपकी हाई ट्री की जो है वो छोटी हो जाती है। और फिर हमने साथ ये देखा था कि जो बी ट्रीज में भी दो वर्जन है हमारे पास इंडेक्सेस लगाने के, एक क्लस्टर्ड हैं और अनक्लस्टर्ड इंडेक्सेस हैं, और दोनों लगाने से दोनों के होते हुए अगर अनक्लस्टर्ड इंडेक्स है तो उसमें हमने रेंज क्यूरी को देखा था, और क्लस्टर्ड इंडेक्स में रेंज क्यूरी की कॉस्ट को देखा था, और हमने फैसला किया था कि क्लस्टर्ड इंडेक्स रेंज क्यूरीज में इंतहाई बेहतर परफॉर्म करते हैं।